शुरू किया जाएगा। ठीक, आ जाए पोडियम पे। हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, स्टार्ट करना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ। अच्छा, न्यूटन किस किस चैप्टर में लॉ दिए हुए हैं? ग्रेविटेशन में, ठीक है। और मैकेनिक्स में तो दिए ही हैं लॉज ऑफ मोशन। और भी कहीं कहीं दिए ही होंगे सर, उतना नहीं मालूम है। हीट थर्मो में भी एक जगह आता है उनका, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग करके। लाइट में भी बहुत सारा बात वो किए हुए हैं। इनफैक्ट लाइट का जो पार्टिकल थियरी है उसके बारे में पहला बार चर्चा भी वही किए हुए थे। तो मेरा कहना है कि न्यूटन जो है हर जगह है एक्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स। तो चूंकि मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न है तो पुराने जमाने के आदमी सब के बारे में बात नहीं करता है। तो हर चैप्टर में थोड़ा बहुत न्यूटन साहब का जरूरत पड़ेगा। हमारा पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो है, मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स जो है, उसमें 90% यूज जो है वो न्यूटन का कहीं ना कहीं उपयोग हो जाएगा। और चूंकि मैथ्स कैलकुलस भी उन्हीं का देन है, तो मैथ्स तो यूज हो ही रहा है हम लोगों का हर जगह। तो इस चैप्टर का नाम तुम लोग क्या बताए हो कि पढ़ना क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ। तो न्यूटन मोशन के बारे में भी कुछ लॉज दिए थे, नहीं? ग्रेविटेशन के बारे में भी दिए थे ना, फेमस लॉ, नहीं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, तो लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ जो है छोटे मोटे लोग नहीं देते हैं, लॉ हमेशा बड़े लोग देते हैं। कुछ ऐसा बोल के चले जाते हैं कि पूरा जमाना लगा रहता है उनको गलत साबित करने में, लेकिन गलत साबित नहीं कर पाता है और उसी प्रक्रिया में वो बेचारा सही साबित कर देता है ना? तो लॉ एक ऐसा स्टेटमेंट है या कथन है जो कि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। किसी बड़े आदमी ने लगातार कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन किया या कुछ नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया और उसके बाद एक कोई कथन, कोई स्टेटमेंट दे दिए मैथमेटिकल या फिर इन जनरल, और वो जो स्टेटमेंट है उसको कोई गलत साबित कर ही नहीं सके और वो हमेशा सत्य हो, और सत्य साबित करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना पड़े, तो इसीलिए उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। इसीलिए उसको हम लोग, वैसे तो थ्योरम भी होता है, जब जो कि 10वीं क्लास में आप लोग बहुत सारा मैथ्स में थ्योरम पढ़े होंगे, बट थ्योरम एक स्टेटमेंट है जिसका कॉपी पेन पे प्रूव संभव है, लेकिन लॉ एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव संभव है, कॉपी पेन पे संभव नहीं होता। इस चैप्टर का एक और नाम है, मैकेनिक्स नहीं जी, पार्टिकल मोशन नहीं, पार्टिकल डायनामिक्स। ज़्यादातर जगहों पे इस नाम से पुकारा जाता है, आईआईटी नीट के बच्चे इसी नाम से पुकारते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के नामांकन में देयर आर 2 वर्ड्स, नहीं, वन इज पार्टिकल एंड अदर इज दोनों अपने आप में कुछ कुछ कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है? पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण, है ना? कण का साइज नेग्लिजिबल होता है, साइज। तो पार्टिकल डायनेमिक्स में वी एज्यूम ऑल द ऑब्जेक्ट टू बी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। माने उसका शेप साइज से मोशन का प्रभाव उनके शेप साइज की वजह से मोशन पे जो प्रभाव होता है वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करते, ठीक है? वो उसका सेपरेट डिस्कशन होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, ठीक है? तो पहला बात तो ये बोले कि वी एज्यूम ऑल द ऑब्जेक्ट टू बी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन, माने पार्टिकल मानते हैं उसको, ठीक है? क्या सूरज इज अ पॉइंट मास, चांद इज अ पॉइंट मास, धरती इज अ, एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो पॉइंट मास। समझ रहे हो वैरायटी? इतना बड़ा बड़ा चीज पॉइंट मास, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा चीज वो भी पॉइंट मास, ठीक है?
और दूसरा वर्ड जो इसमें यूज हुआ है दैट इज डायनामिक्स। तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे, शुरुआत जब किए थे, तो बोले थे हम इस चैप्टर में पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मोशन के कारण के बारे में काइनेमेटिक्स में बात नहीं। लेकिन डायनेमिक्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पार्टिकल के मोशन के बारे में तो बात करेंगे, उसके कारण के बारे में बात करेंगे। देखो, मोशन का अध्ययन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहां तक आते आते रुक जाता है। लेकिन जब हम इसमें फोर्स ला देते हैं, फोर्स का जब बात होने लगता है, तब फिर डायनेमिक्स, कारण जब बात होने लगता है। ठीक है, सो डायनेमिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along with the discussion about cause of motion। मोशन के कारण का भी डिस्कशन जब होने लगे मोशन में, देन दैट इज डायनेमिक्स। सो पार्टिकल डायनेमिक्स में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जिनका साइज नेग्लिजिबल है, नहीं भी है तभी हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, सारे ऑब्जेक्ट के साइज को, और हम मोशन के कारण के सहित डिस्कशन करते हैं। दैट ओके? ठीक है, लिखिए इसको जरा। हाँ बच्चों, तो अब यार एक बात बताओ, हम तो बोल दिए कि मोशन के कारण का भी अध्ययन करते हैं, माने एक्सेलरेशन से आगे भी बढ़ जाते हैं, तो हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे? फोर्स का। ठीक है सर, फोर्स का डिस्कशन हम आज करेंगे या इससे पहले भी तुम लोग कभी कर चुके हो क्या? 9th क्लास में ना? व्हाट इज फोर्स? एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड। ठीक है, एनी, अच्छा रुको, क्या बोले? एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, 9th वाले डेफिनेशन सॉल्व करना। पुश और पुल मतलब, पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना। सो दैट इज फोर्स। सो इसको थोड़ा और बढ़िया से बोले। हमारे सर बताया करते थे, 9th में भी बताते थे ये बात, कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु के संवेग को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। संवेग इज लीनियर मोमेंटम, संवेग इज लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम ऑल ऑफ यू नो ना? लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m into v इज लीनियर मोमेंटम। सो बल वह कारक है, मतलब फोर्स इज द कॉज which changes the linear momentum of the object or body, या फिर it tries to change the linear momentum, है ना? मतलब अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, वैसे तो स्मार्ट बोर्ड है तो टूट जाएगा, मतलब बगल में दीवार है लेकिन वो दिख नहीं रहा है सामने से, तो नहीं मेरी बात। मान लीजिए हम इस पे अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो वो इसका लीनियर मोमेंटम चेंज करने का कोशिश जरूर कर रहा है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा जोर से लगा देंगे तो लीनियर मोमेंटम चेंज भी हो जाएगा। इज दैट ओके? सो फोर्स क्या है? इट इज द कॉज which changes the linear momentum of the system or object or tries to change the linear momentum of object or system। तो क्या लिखेंगे? Force is the cause which changes or tries to change the linear momentum of object और सिस्टम। सिस्टम सुन के क्या ख्याल आता है? नहीं, अच्छा, तुम लोगों का अलग सिस्टम है, जनरेशन बर्बाद हो गया पूरा।
हम बोलते सिस्टम, बोलते सिस्टम। ओके, लीनियर मोमेंटम के बारे में वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार याद दिला दीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है? P बराबर ऐसे लिखते हैं m इंटू, ऊपर में तीर लगा दिए तो पक्का पक्का क्या होगा, ये वेक्टर है ना? इज दैट ओके? तो यही लीनियर मोमेंटम, इसका यूनिट क्या होता है लीनियर मोमेंटम का? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट्स यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। ये सर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ, इट्स यूनिट इज न्यूटन। हाँ, सीजीएस यूनिट के बारे में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पे चर्चा किए हुए होंगे कि जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, है ना? ओके ओके, ठीक। तो आगे बढ़े, हम लोगों को मेनली अभी पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आगे बढ़े, इसमें तो कुछ लिखना नहीं। डायमेंशन का बात कर सकते हैं, बट वेट कर रहे हैं भाई, किए हुए। टाइप्स ऑफ फोर्स। अच्छा, क्या होता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन बराबर 1 न्यूटन। ऐसे ऐसे 10⁵ लोग मिलेंगे तब 1 न्यूटन का बराबरी कर पाएंगे। ठीक, कौन कौन सा टाइप ऑफ फोर्स आप लोग जानते हैं बच्चों? आप सब तो देखो यार, जब भी कोई टाइप बोलता है तो ये जो बोलना चाहिए कि वेरिएशन जो तुम कह रहे हो किस बेसिस पे, नहीं जैसे टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल एंड, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और भी तरीके से कर सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, गोरा काला, हम लोग जैसा, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट भी कर सकते हैं, मतलब भिन्न भिन्न चीजों के आधार पर अलग अलग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग फोर्स का जो नेचर है वो कैसा है, उत्पत्ति का कारण कौन है, उसके बेसिस पे फोर्स को यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे फोर्स मूलतः 4 प्रकार के इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक वेरिएशन तुम लोग वेट पढ़े होगे, है ना, m/g, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वेट जो होता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तुम जो बोल रहे हो ना, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिक भी, दोनों फोर्स इसी में आता है। हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं जिसके जन्म लेने का मुख्य वजह होता है चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन, या फिर चार्जेस के मूवमेंट की वजह से एक फोर्स आता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तुम लोग 10वीं पास हो तो 10वीं में पढ़े भी होगे कि करंट कैरिंग वायर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड आता है या मैग्नेटिक फोर्स कंपास पे लगता है ना। तो जो चार्ज जिसमें इन्वॉल्व है, चार्जेस की वजह से जो फोर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स भी चार्ज की मोशन की वजह से ही आता है, तो वो सब कैटेगराइज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलने का जरूरत नहीं है, 2 मासेज के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। मास की वजह से, 2 मासेज के बीच में चार्ज की वजह से भी फोर्स लग सकता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। और सिर्फ मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल। और एक और फोर्स होता है दुनिया में जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, थोड़ा तो जानकारी जरूर होगा ना। न्यूक्लियर फोर्स एटम के बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, नहीं, न्यूक्लियस में रहने वाले जो हैं उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं।
न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। उसमें ग्रेविटेशन भी लगता है, इलेक्ट्रिक भी लगता है, लेकिन एक अन्य प्रकार का भी फोर्स लगता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी। इस पे भी चर्चा थोड़ा डिटेल में करेंगे। और कुछ ऐसे फोर्स हैं दुनिया में जिसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत कम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, कभी कभी किसी किसी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व भी किया गया है, उसको हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं है तो अलग दुनिया में उसको रख देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वीक फोर्सेस। वर्मा सर के बुक में भी यही कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा। ठीक, ये 4 कैटेगराइजेशन। तो क्या इन चारों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लें? पहला किसके बारे में करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके बारे में क्या डिस्कशन करोगे बताओ? तुम लोगों को ज्यादातर चीज मालूम ही है। हाँ? ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है? नहीं। और एक्ट्स बिटवीन टू मासेस? नहीं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे सन और अर्थ के बीच में भी है, अर्थ और मून के बीच में भी है, अर्थ और किसी पार्टिकल के बीच में भी है। लेकिन हमको जो अभी जो चैप्टर है ना, सन मून सन अर्थ, ये सब वाला डिस्कशन हम लोग अलग चैप्टर में करेंगे, दैट इज इन द चैप्टर ग्रेविटेशन। इसको इसके ज्यादा डिटेल को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग चैप्टर में, दैट इज ग्रेविटेशन। लेकिन अभी हमको जरूरत पड़ेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। किस चीज का? थोड़ा सा अगला पेज ले ले। जरूरत बार बार आपको पड़ेगा कि एक वेट का, किसका करेगा? तो वेट जो है, वेट भी एक प्रकार का क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जो होता है m इंटू जी। m है मास और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ सरफेस पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगभग 10 भी यूज कर लेते कभी कभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगर कोई m मास का वस्तु है, वो धरती की सतह पे रखा हुआ है, तो धरती इसको कितने से खींचेगा और किधर खींचेगा? धरती नीचे की तरफ खींचेगा और कितने फोर्स से खींचेगा? m इंटू जी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जिधर लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, उसी को बोलते हैं। यस और नो? इसमें आपको जरूरत पड़ेगा, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ होगा। जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन वर्टिकल कहां से? ठीक। अब थीटा 90 डिग्री कर दोगे तो वर्टिकल हो जाएगा, तो तुम इस पे आर्ग्यू कर सकते हो। इस पे एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है m। धरती माता इसको किधर खींचेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस दिशा में हम लोग एक फोर्स लगाएंगे जो कितना हो जाएगा? m इंटू जी। m इंटू जी। तुम जो कहना चाह रहे हो वो ये, जब हम वेक्टर पढ़ा रहे थे तो कंपोनेंट ब्रेकिंग सिखाए थे इस केस का भी, mg का। अच्छा एक बार बताओ, ये थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? और अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इधर वाला mg sin थीटा। यस और नो? बोलो। mg का इधर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। कभी कभी तुमको जरूरत पड़ सकता है ब्रेक करने का, तो कर लेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के 2 टुकड़े हैं। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइन वाला है और ये इंक्लाइन का परपेंडिकुलर है। आपको जरूरत पड़ेगा, इससे ज्यादा जरूरत इस चैप्टर में नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा जरूरत जो पड़ेगा वो पड़ेगा तुमको ग्रेविटेशन में। तो वहां पे ग्रेविटेशन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है क्या? तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक चीज लिख लिए, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक्ट बिटवीन टू मासेस। 2 पॉइंट मास बेसिकली हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पॉइंट मास के बीच बोलते हैं, बट 2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ये दोनों फोटो हम चाहेंगे कि आप बना लेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। जल्दी लिखिए, फिर अगला फोर्स पे चलते हैं।
दूसरा टाइप के फोर्स के बारे में बात करें बुआ वाला बुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिला करके क्या हुआ? अच्छा, देखो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए अलग चैप्टर है 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और भी है मैग्नेट वाला, जो मैग्नेट बार मैग्नेट से पढ़ते हैं उसके लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म इन मैटर करके, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रूप बदल के यहाँ पे आता है। देखो बहुत सारे फोर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रूप है, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि टेंशन, जैसे कि टेंशन फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, ठीक। स्प्रिंग फोर्स में और कोई रबर है तो उसका इलास्टिक फोर्स, ये सब किसका है, किसका रूप है? फ्रिक्शन। ध्यान रखना इस सब के जड़ में कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ आप ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इस चैप्टर में किस रूप में मिलेगा तुमको? फ्रिक्शन के रूप में, नॉर्मल रिएक्शन के रूप में, टेंशन के रूप में, स्प्रिंग फोर्स के रूप में। ये सब का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसे? नहीं, देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट है m मास का और वो किसी सरफेस पे रखा हुआ, m मास का ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो धरती इसको नीचे खींच रही होगी, कितने फोर्स से? mg से, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा तो कोई ना कोई इसको रोक के रखे हुआ है। कौन रोक के रखे हुआ है? इस टेबल के द्वारा लगाया जाने वाला एक नॉर्मल फोर्स, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। यस और नो? अब एक बात बताइए कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों आया? नॉर्मल रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, दोनों सरफेस कांटेक्ट में। अब अगर हम मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप से देखने का कोशिश करें, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने का कोशिश करें तो ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का लोअर सरफेस पे आपको बड़ा ही उभर खाबर ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का ढेर सारा उभर खाबर दिखेगा, और यहां पर भी दिखेगा, ठीक है। और ये सरफेस जो है बना हुआ होगा एटम्स से, है ना, जिसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो अब एक बात बताओ, होता क्या है कि इस जगह पे यहां पर और यहां पर दोनों जगह पे कुछ बॉन्ड बन जाता है, कुछ बॉन्ड बन जाता है दोनों में। यहां पर भी कुछ चार्जेस हैं और यहां पर भी कुछ चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे का साथ बॉन्ड बना लेता है। अब यार इन दोनों के बीच जब बॉन्ड बनता है तो एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे दोनों होता है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है। जैसे कि दो चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज को अगर रख देंगे तो फिर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। तो ये दोनों, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हो तो तुम लोग ये बात समझ रहे हो कि बॉन्ड बनता है तो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन आता है। अगर हम इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ जैसा नाम भी कुछ दे सकते हो। अगर हम इस दोनों को और पास लाने का कोशिश करेंगे जबरदस्ती, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर हम इस दूरी को घटाने का कोशिश करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है क्या? वही होता है जब हम इस दोनों को पास में लाए, सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने का कोशिश किया, तब ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है, और दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन जो है वो घटने का कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को। तो यहां पर इस तरीके का ढेर सारा आप कह सकते हैं रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहां पर ढेर सारा रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इधर 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 इधर, जरूरी नहीं है उधर, उसका एक कंपोनेंट ऊपर होगा, बस हम ऊपर वाले कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, ठीक।
ये सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दे करके रखे हुआ होगा। इन सारे का जो रिजल्टेंट है उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल ब्लॉक पे धरती या ये सरफेस ऊपर लगा रहा है उतना ही यहां पर इस सरफेस पे नीचे की तरफ लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप मेरा बात को समझिए कि ये जो कोई सरफेस होता है ना, ये जो कोई सरफेस होता है, इस सरफेस पे जब भी कोई टेबल पे कोई ब्लॉक रखे हैं तो जैसे ये टेबल है, यहाँ पे टेबल, इस पे हम कोई भी ब्लॉक अगर रखने का कोशिश कर रहे हैं तो भाई वो ब्लॉक काहे यहाँ पे ठहर रहा है, ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ड्यू टू नॉर्मल। अब ये जो टेबल सरफेस है वो तुमको सरफेस दिख रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, असंख्यों एटम्स एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक दूसरे से, जैसे कि चारपाई में आपको छोटा छोटा रस्सी जो मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ होता है और पूरा जाली जैसा बना हुआ होता है, वैसा ही टेबल सरफेस पे भी उस तरीके का ढेर सारा एटम्स होंगे, जो बॉन्ड बना हुआ होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे, सबके बीच में आपस में सब बंधा हुआ है। जैसे चारपाई में नहीं देखते हो गांठ रहता है और सब एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, वैसा ही कुछ। इज दैट ओके? अगर मान लो वो नहीं होता तो ये टेबल कुछ नहीं होता बल्कि एक ढेर होता। किसका? एटम्स का। किसका ढेर होता? जो एक दूसरे से बंधा हुआ। तो जैसे ही तुम यहाँ पे डब्बा रखते या ब्लॉक रखते तो सब एटम बिखर जाता, जैसे कि गेहूं के ढेर पे अगर तुम कोई भारी चीज रखोगे तो जैसे बिखर जाता है वैसा ही। और फिर ये सब जो ये ब्लॉक जो होता है वो नीचे चला जाता। गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि वहां पर सब एटम्स एक दूसरे को बंधा हुआ है और जैसे ही ब्लॉक जाता है तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके उसको रोक लेता है। इज दैट ओके? तो अभी जब जहां हम खड़े हैं, जिस पोडियम पे खड़े हैं, हम खड़े नहीं हो पाते अगर इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्सेस नहीं होता या चार्जेस के बीच का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। हम जैसे ही यहाँ खड़े होते, टेबल का हर एटम जो होता, हर मॉलिक्यूल जो वो सब साइड हो जाता और हम सीधे नीचे गिर जाते। इससे ज्यादा क्या ही। ओके? तो मेरा बात समझ में आ रहा है? सो दिस नॉर्मल का जो नेचर है, नॉर्मल के जो उत्पत्ति का मेन कारण है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इज दैट ओके? आपको समझ में आया? याद रहेगा? अब यार ऐसा ही चीज होता है फ्रिक्शन भी, ऐसा ही चीज होता है फ्रिक्शन भी। अब तुम अगर मान लो यही टेबल का पे, यही रफ टेबल है, ऑब्वियसली दुनिया में जो भी सरफेस होगा रफ तो होगा ही थोड़ा थोड़ा। अब तुम सोचो कि इस टेबल पे यहां का सरफेस कुछ रफ है और हम ऐसा बना, ये रेड कलर वाला जो है वो क्या है, नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला जो है वो जो ब्लॉक है। ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे खींच रहे हैं, इसको ऐसे, तो इसको ऐसे खींच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन अ वे क्या कर रहे हैं पता है, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको जबरदस्ती हम कह रहे हैं कि तुम पास में आओ। जबरदस्ती क्या कहते हैं कि बॉन्ड वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, उसको जबरदस्ती पास में लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा पास लाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है ना, मान लीजिए कोई चीज, एक मिनट, वैसा ही कुछ होता है जिस तरीके से स्प्रिंग से बंधा हुआ है। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है? अब इसको ज्यादा नजदीक लाएंगे तो दूसरे को रिपेल करेगा और दूर खींचेंगे तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वैसा ही कुछ हो रहा है। ओके? तो अब हम जब इस दोनों को, इसको इधर खींच रहे हैं तो यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही करोगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना? और जब रिपेल करेगा तो एक फोर्स इधर आएगा और एक फोर्स इधर आएगा। इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब इसको स्मॉल एफ से नाम दे देते हैं, इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन के नाम से। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर ये कंप्लीटली स्मूथ होता तो ये फ्रिक्शन नहीं होता, रियल में तो ऐसा नहीं होता है, बट थ्योरेटिकली हम लोग बोलते हैं ये सरफेस अगर रफ नहीं होता, उबड़ खाबड़ नहीं होता, एकदम स्मूथ होता तो ये फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन फ्रिक्शन भी जो नेचर है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दुनिया में अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते,
चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, तो फिर ये फ्रिक्शन फोर्स का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता और नॉर्मल रिएक्शन का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। सिमिलरली एक फोर्स होता है टेंशन, एक फोर्स होता है टेंशन। समझिएगा बात। जैसे ये जो बनाए हम क्या बनाए, छत। क्या है? छत को इंग्लिश में बोलते हैं रूफ। हम लोग सीलिंग बोलते हैं। अबे टॉप बॉटम, टॉप कब से बोलने लगे छत को? अच्छा रूफ टॉप। तुम लोग जो हो ना, है ना? हाँ सुनो मेरी बात। तो जैसे एम मास का एक ब्लॉक है, रस्सी से बंधा हुआ है सीलिंग में, ठीक? तो इस रस्सी में कुछ तनाव होगा, रस्सी में कुछ तनाव होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। वो क्यों होगा? देखो मेरा बात समझो। ये जो रस्सी था ना, ये जो रस्सी था, इसके सारे मॉलिक्यूल्स राजी खुशी आपस में अगल बगल बैठे हुए थे। सारे मॉलिक्यूल्स राजी खुशी आपस में अगल बगल बैठे हुए थे। ऑब्वियसली कुछ बॉन्ड भी बनाए हुए होंगे। अब तुम यहाँ पे मास लटका दिए, जिसको कौन खींच रहा है? धरती। तो धरती खींच रहा है उसको, तो फिर रस्सी में क्या आ जा रहा है? रस्सी को भी ये बोल रहा है ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है, तो ब्लॉक रस्सी को कह रहा है कि तुम भी चलो। जाना नहीं चाह रहा हूं, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल और यहाँ वाले मॉलिक्यूल को जबरदस्ती तुम क्या कर रहे हो? सेपरेट करने का कोशिश कर रहे हो, तो वो वापस से पास आने का कोशिश करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि अगर आप देखिएगा, मान लीजिए कि इस लोअर हाफ रस्सी को देखिएगा, तो ये ब्लॉक है, तो ये क्या है कि ये पूरा ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाह रहा है। तो यहाँ वाला मॉलिक्यूल को तुम जबरदस्ती नीचे खींच रहे हो, तो इसको ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। दोनों के बॉन्ड को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर, तो इधर की तरफ जो फोर्स आएगा उसी का नाम क्या है? टेंशन। इसी का नाम क्या है? टेंशन। अगर इस दुनिया में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्जेस नहीं होते, तो ये सब एटम्स जो होता है उसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ही ब्लॉक बांधते सब भरभरा करके नीचे गिर जाता और रस्सी में कोई टेंशन नहीं। इधर ओके, मेरी बात समझे? तो टेंशन के जन्म लेने का भी कारण कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में? और कौन है भाई? तो अब छोड़ दो, अब छोड़, मेरा बात मान लो। ये सब का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है क्या? अब हम लोग को एक डिस्कशन करना है किस पे? न्यूक्लियर फोर्स पे। न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ थोड़ा सा डिस्कशन कर ले न्यूक्लियर फोर्स में। वैसे जानते हो एक बात, 12th क्लास में न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ा जाता है, जिसमें हाँ, तो उसमें हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। वैसे जो नेचर वाइज अगर बात करोगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल इज वेरी वीक एज कंपेयर टू electric, and electric force is very weak as compared to nuclear force. It is a very strong force. It is strong force. लेकिन ये लगता किनके बीच में है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। It acts between nucleons. It acts between nucleons. ठीक है क्या? तो इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो माने किनके बीच में लगता है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके? अच्छा, इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक? और लेकिन एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है कि प्रोटॉन अगर बहुत दूर रहेगा या न्यूट्रॉन बहुत दूर रहेगा, तो न्यूक्लियर फोर्स
इट इज अ वेरी स्मॉल रेंज फोर्स, इट इज वेरी स्मॉल रेंज फोर्स। स्मॉल रेंज फोर्स का क्या मतलब? अगर दो न्यूट्रॉन को तुम पास लाओ, कितने पास लाओ? 10⁻⁻15 मीटर से भी ज्यादा पास ले आओगे, तब कौन फोर्स डोमिनेंटली एक्ट करने लगेगा उस पर? न्यूक्लियर फोर्स। तब कौन डोमिनेंटली एक्ट करने लगेगा? तो अच्छा, एक और बात, इट इज वेरी स्मॉल रेंज फोर्स। स्मॉल रेंज फोर्स मतलब ये काम कब आता है? जब दोनों के बीच का सेपरेशन जो हो वो 10⁻⁻15 मीटर से भी कम या उसके रेंज में आने लगे, उसके ऑर्डर में आने लगे। मतलब यार लेस देन लिखना उचित नहीं है, इस ऑर्डर पे आने लगे, 2 × 10⁻15, 3 × 10⁻15, ऐसा इस ऑर्डर का, है ना? तब न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। और ये हमेशा ही कैसा होता है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये कभी रिपल्सिव होता ही। सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, मान लो दो न्यूट्रॉन को अगर हम दूर दूर रखेंगे, एक हाथ पे एक न्यूट्रॉन, दूसरे हाथ पे दूसरा न्यूट्रॉन, तो क्या ये दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा? लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कौन लगेगा? ठीक है, वो अट्रैक्टिव होगा लेकिन बहुत वीक। अब इसी न्यूट्रॉन को एकदम पास ले आए, कितना पास? बहुत पास, 10⁻⁻15 मीटर से भी छोटा या लगभग उसके आसपास। तब ये अचानक से एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करने लगेगा। दूर दूर रखेंगे तो बोले कि बस एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल। यस और नो? अच्छा, एक प्रोटॉन को यहां रख देंगे, एक प्रोटॉन को यहां रख देंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को, पता है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन को खींचेगा, आपस में पास लाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स दूर ले जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत मजबूत होता है तो जीतेगा वो, ओवरऑल दोनों दूर जाएगा। लेकिन यही दोनों प्रोटॉन को अगर हम 10⁻⁻15 मीटर से भी ज्यादा नजदीक ले आए तो ओवरऑल ये नेट नेट अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि तब न्यूक्लियर फोर्स जो होगा रिपल्सिव फोर्स से बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग होगा और बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा। दैट ओके? प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है लंबी दूरी पे, जब बहुत पास ले आएंगे तो अट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि तब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल करेगा, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन? तो उसके हिसाब से अट्रैक्शन होगा। इज दैट ओके? तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स, इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल रेंज फोर्स। ठीक है क्या? इतनी बातें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिख लीजिए। और एक जो ये फोर्स है ना, इसके बारे में हमको भी ज्यादा मालूम नहीं है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है वर्मा सर के बुक में कि जो बहुत सारा ऐसा फोर्स होता है यूनिवर्स में जो कि बहुत बहुत एकदम स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, कभी कभी उसके बारे में मतलब हमको पता चलता है, लेकिन डिटेल ज्यादा मालूम नहीं है, तो उसको वीक फोर्स के कैटेगरी में रख दे रहे हैं। इज दैट ओके? ठीक है। तो क्या आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पे सारा बात हम समझा दिए? क्या आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में वेट के ऊपर भी डिस्कशन हम लोग कर दिए? बहुत आगे चला गया क्या? हाँ, वेट के ऊपर में भी डिस्कशन कर दिए ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हम आपको ये बता दिए कि नॉर्मल रिएक्शन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फ्रिक्शन का भी नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन का भी नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर में 4-5 लाइन भी हम आपको लिखा दिए। क्या आप लिख चुके हैं? ठीक है। फोर्स का डेफिनेशन भी हम आपको बता दिए। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? बोलो। ये वाला रहने दें, इसमें टेंशन हो जा रहा था। चेक। तो अब अगला कार्य जो हम लोगों को करना है वो क्या करना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ, ये चीज हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, लेकिन थोड़ा बहुत बात तुमसे कर लेंगे। कितना लॉ है न्यूटन्स लॉ में? कितना लॉ पढ़े हो 9th में? 3। पहला लॉ को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा को? और तीसरा को? वेरी गुड वेरी गुड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो बात होता है, बताओ तो किस चीज के बारे में बात होता है?
हो गया बढ़िया से। हाँ रिलैक्स। हाँ कहते कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रहना चाहेगा। अच्छा, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसको मजबूर न करे। ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ओके। एंड तीसरा लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो 9th क्लास वाला बात सब तो तुमको याद ही है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिकली, अगर संभव हो तो थोड़ा बहुत इनर्शिया क्या होता है एक बार रिकॉल करके आइएगा, और नहीं भी होगा तो हम आपको बता देंगे इनर्शिया, मास, फिर वहाँ से तीनों लॉ पे चलेंगे, और तीनों लॉ जब खत्म हो जाएगा तब हम अपने काम के बाद पाएंगे, दैट विल बी फ्री बॉडी डायग्राम, वहाँ पाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय आज के लिए।